Hello बच्चों, let's start this question. So this question says state law of conservation of our angular momentum. State law of conservation of angular momentum. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट क्या है? एंगुलर मोमेंटम। आपको एंगुलर मोमेंटम को यहाँ पर क्या करना है? डिफाइन करना है और उसका कंजर्वेशन प्रिंसिपल को आपको बताना है। दिस इज अवर एंगुलर मोमेंटम। तो चलिए इस चीज को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट करता है कि अगर कोई आपका सिस्टम है, अगर किसी भी सिस्टम में नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो रहा है उस सिस्टम में अबाउट, जैसे हम सबसे पहले हम टॉर्क टॉर्क को डिफाइन करते हैं, तो टॉर्क ऑलवेज डिफाइन अबाउट एन एक्सिस। टॉर्क को हम डिफाइन करते हैं हमेशा अबाउट एन एक्सिस। बिना एक्सिस के हम टॉर्क को डिफाइन नहीं कर सकते। तो जो आपका नेट एंगुलर मोमेंटम होता है, अगर आपके पास कोई समेशन ऑफ आई टी टॉर्क टी आई इज इक्वल टू जीरो। अगर आपके पास नेट टॉर्क, अगर किसी सिस्टम पर लगने वाला नेट टॉर्क है जीरो के इक्वल होता है, तो यहाँ पर से आपका इसका मतलब होता है जो आपका एंगुलर मोमेंटम एल है, ये क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। इस स्टेटमेंट में फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इफ द नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम अबाउट ए गिवन एक्सिस, क्योंकि टॉर्क हमेशा एक गिवन एक्सिस के अबाउट ही हम अप्लाई होता है। तो इफ व्हेन द नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम अबाउट ए गिवन एक्सिस इज जीरो, देन टोटल एंगुलर मोमेंटम, जो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर एल है, ये क्या रहेगा? हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा अबाउट सम एक्सिस। ठीक है। तो देखिए, टॉर्क को जो हम डिफाइन करते हैं, टॉर्क टॉर्क हम करते हैं डी एल डेल एल बाई डेल टी। ठीक है। और जब आपका यहाँ पर नेट टॉर्क क्या होता है, नेट टॉर्क को अगर हम कह रहे हैं तो नेट टॉर्क अगर आपका जीरो हो जाता है, नेट टॉर्क अगर आपका जीरो हो जाएगा, तो डेल एल बाई डेल टी भी कितना हो जाता है? जीरो के इक्वल हो जाएगा। और अगर इसका मतलब है कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका जीरो आ गया है। तो इसका मतलब जो आपका एंगुलर मोमेंटम एल है, ये क्या हो जाता है? आपका कांस्टेंट हो जाता है। आपका एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आपका क्या है? आपकी डेफिनेशन है, किसकी? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की डेफिनेशन है। तो अब हम इसको किसी एग्जांपल से लेके समझते हैं। इसका एग्जांपल मैं लेता हूं एक आइस स्केटर। आइस स्केटर का एग्जांपल यहाँ पर हम इसको इसके थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एंगुलर मोमेंटम की जो डेफिनेशन होती है, एल इजिकल टू क्या होता है? आई इंटू ओमेगा। जैसे आपका लीनियर मोमेंटम पी इजिकल टू मास टाइम्स वेलोसिटी होता है, तो वैसे ही एंगुलर की डिफाइन में अगर हम इसको डिफाइन करते हैं, तो एल इजिकल टू कितना आता है? आपका आई ओमेगा आ जाता है। तो देखो, जैसे यहाँ पर पी क्या था? लीनियर मोमेंटम। एल क्या है? आपका एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर ये क्या था? मास था। एम यहाँ पर मास था, और यहाँ पर ये क्या है? इनर्शियल मास कहते हैं इसे। और वी क्या है? आपका लीनियर वेलोसिटी थी। यहाँ पर क्या है? ओमेगा यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी। तो इनके बीच में क्या है? पूरी की पूरी हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से काफी सिमिलर टर्म है। ये दोनों आपस में क्या है? एक दूसरे से काफी सिमिलर टर्म है। तो मैं आपको आइस स्केटर का एग्जाम्पल बता रहा था। आइस स्केटर में क्या होता है? अगर कोई, आपने देखा होगा कि कोई लेडी है या फिर कोई जेंट्स है, अगर वो किसी आइस के ऊपर स्केट करते हैं, वो किसी आइस के ऊपर स्केट करते हैं, और मान लीजिए ये आपका है, और उन्होंने अपने हैंड को ऐसे क्या कर रखे हैं? उनके हैंड, उन्होंने अपने दोनों हैंड को स्ट्रेच कर रखा है, और ये मान लीजिए उनका फेस है। ठीक है। और ये आपका कोई ये आपका आइस की, मतलब आइस की जो आपकी सरफेस है। तो जैसे ही यहाँ पर क्या होता है, तो जैसे ही यहाँ पर स्केट करते हैं, तो जैसे ही स्केट करते हैं, ये क्या करते हैं? यहाँ पर ऐसे मूव कर, मतलब आपका रोटेट करते हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो इनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर कह सकते हैं आई इंटू ओमेगा। एक केस आपका ये है, और एक दूसरा केस ये है कि ये आपकी जो बॉडी है, मतलब ये जो आपका स्केटर परफॉर्म करने वाले हैं, इसके अपने दोनों हैंड क्या कर लिए यहाँ पर? अपने क्लोज कर दें, और यहाँ पर क्या किए? स्केट किए हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस केसेस में आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस केस में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा होगा। यहाँ पर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपका केस वन है, और ये आपका क्या है? केस टू है। तो इस केस में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली मास के डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करता है। तो इस केस में देखिए, इसका मास क्या है? कुछ ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, तो इसका ओमेगा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ओमेगा इसका कम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपका एंगुलर मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट रहता है। अगर आपका आई बढ़ेगा, तो आपका ओमेगा तो ऑब्वियसली कितना होगा? लेस होगा। तो यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो यहाँ पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। लेकिन जैसे ही ये अपने दोनों हैंड को क्या कर लेती है, अब पहले इसके हैंड स्ट्रेच थे, और फिर दोनों हैंड को अपने क्या कर लेती है? पुल कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एल इजिकल टू आई ओमेगा फॉर्मूला से अब यहाँ पर इसके दोनों हैंड क्या हो जाते हैं? पुल हो जाते, आप खींच लेते हैं मतलब। तो अब यहाँ पर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अब यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन अब क्या हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा,
तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी क्या बढ़नी चाहिए, तो यहाँ पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। सो दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल फ्रॉम आवर डेली लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ओमेगा जो हो जाती है, वो यहाँ पर इसकी ओमेगा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर ओमेगा आई है और यहाँ पर ओमेगा एफ है, तो मैं यहाँ से कंक्लूड करके बोल सकता हूँ कि आपकी ओमेगा एफ इज ग्रेटर देन योर ओमेगा आई। तो ये आपका एक इसका एग्जांपल है, एंगुलर मोमेंटम का एग्जांपल है। So this is all about our conservation of angular momentum, and this is the example of conservation of angular momentum. So I hope you all understood this concept. Thank you so much.